आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअह व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबह आमीन या रब्बल आलमीन। अल्लाहुम्मा तहिर क़ुलूबना मिनन निफ़ाक़ व अअमालना मिनर रिया व अलसिनतना मिनल कज़िब व अअयुनना मिनल ख़ियाना फ़इन्नका तअलमु ख़ाइनतल अअयुनि व मा तुख़फ़िस सुदूर आमीन या रब्बल आलमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चे, आज से हम लोगों ने हेड ऑफ इनकम स्टार्ट करने हैं, जो टैक्स की कैलकुलेशन के लिए हम लोगों का प्रैक्टिकल, या हम इसे कह सकते हैं ना कि हमने टैक्सेबल इनकम कैलकुलेट करनी है, टोटल इनकम कैलकुलेट करनी है, जिसकी बेसिस पे हम टैक्स लायबिलिटी डिटरमिन करेंगे। तो उसके लिए हमें हेड ऑफ इनकम का कॉन्सेप्ट होना ज़रूरी है। तो नाउ वी आर गोइंग टू मूव टूवर्ड्स हेड ऑफ इनकम। आज मैं आपको थोड़ा सा बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में बताऊंगा और फिर हम पहला हेड ऑफ इनकम दैट इज रिलेटेड टू सैलरी स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। तो जी बच्चे, सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं हेड ऑफ इनकम। टोटल हेड ऑफ इनकम कितने हैं? फर्स्ट वन, इनकम फ्रॉम सैलरी। Then income from property. Next, income from business. Fourth one, capital gain. Fifth one and the last one, income from other source. There are 5 head of income. और इन तमाम हेड ऑफ इनकम का अगर हम सम कर लें तो सम ऑफ ऑल हेड ऑफ इनकम दैट इज कॉल्ड टोटल इनकम। क्या बोलेंगे इसे? टोटल इनकम। इसकी डेफिनेशन क्या हुई? सम ऑफ ऑल हेड ऑफ इनकम। तमाम हेड ऑफ इनकम का टोटल करने से जो हमारी फिगर कैलकुलेट होगी उस फिगर को क्या बोलेंगे? टोटल इनकम। देयर इज एनी कंफ्यूजन? नो? गॉट इट? नेक्स्ट बच्चे, हमें इसमें से लेस करना होता है बच्चे। अभी मैं वन बाय वन सिर्फ डिस्कशन कर रहा हूं, इसे ओपन में इंशाल्लाह जब पढ़ाता जाऊंगा ओपन करता जाऊंगा, और जब ये कंप्लीट हम पढ़ लेंगे फिर मैं डिटेल्ड फॉर्मेट बनाऊंगा इसका। हम इसमें से लेस करते हैं डिडक्टेबल अलाउंसेस। क्या करते हैं? डिडक्टेबल अलाउंसेस माइनस करेंगे हम लोग टोटल इनकम में से। क्या माइनस करना है हमने? डिडक्टेबल अलाउंसेस। शाबाश। After deduction of deductible allowances, we got taxable income. That is known as taxable income.
ठीक हो गया। अब हमें इसके फौरन बाद कैलकुलेशन करनी है टैक्स लायबिलिटी की। टैक्स लायबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है बच्चे? टैक्सेबल इनकम मल्टीप्लाई बाय टैक्स रेट्स। टैक्सेबल इनकम को टैक्स रेट से मल्टीप्लाई करना है। अब टैक्स रेट्स इंडिविजुअल के लिए सेपरेट हैं, एओपी के लिए और कंपनी के लिए। उसकी डिस्कशन भी हम इंशाल्लाह करेंगे इसी वीक में। ये भी बच्चे बात क्लियर हो गई? देन वी मस्ट हैव टू कैलकुलेट द टैक्स लायबिलिटी दैट इज टू बी डिटरमिन्ड बाय यूजिंग द फॉर्मूला that is equal to taxable income multiply by tax rate। ठीक होगा जी बच्चे? अच्छा बच्चे, टैक्स लायबिलिटी में से फिर हमें इसमें से लेस करना है टैक्स क्रेडिट्स। also known as tax rebates। टैक्स लायबिलिटी और टैक्स रिबेट्स, वी डिडक्ट टैक्स लायबिलिटी और टैक्स रिबेट्स फ्रॉम द टैक्स लायबिलिटी। टैक्स क्रेडिट्स और टैक्स रिबेट्स हम डिडक्ट करेंगे फ्रॉम टैक्स लायबिलिटी से। ये फिगर बच्चे हमने कैलकुलेट कर ली। अब इस फिगर में से हम माइनस करेंगे, इसे हम कहते हैं टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। क्या वर्ड यूज करते हैं? टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। ये हमें डिडक्ट करनी है। इसके बाद जो फिगर कैलकुलेट होगी, इस फिगर को हम बोलते हैं टैक्स पेएबल विद रिटर्न ऑफ इनकम। टैक्स पेएबल विद रिटर्न ऑफ इनकम। जब हमें फुल लेंथ न्यूमेरिकल आता है ना एग्जाम में, तो नॉर्मली कुछ कम या कुछ ज्यादा, कुछ एक इनकम या हेड ऑफ इनकम एक होगी, दो होंगी, तीन होंगी, या जितनी भी हेड ऑफ इनकम अवेलेबल हो, उसके अकॉर्डिंगली हमें ये फॉर्मेट यूज करके कैलकुलेशन करनी है। ठीक हो गया जी बच्चों? सैलरी का हमारा चैप्टर है बच्चे, चैप्टर नंबर 2, 3 एंड 4। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी का चैप्टर नंबर 5। इनकम फ्रॉम बिजनेस का 11 to 16 इंक्लूडिंग न्यूमेरिकल्स। चैप्टर नंबर 6 और चैप्टर नंबर 7। ठीक हो गया जी बच्चे? ये अब आपके सामने प्लान है। अच्छा, नेक्स्ट डिडक्टेबल अलाउंसेस का जिक्र हम कहां करने वाले हैं? चैप्टर नंबर 2 में। टैक्स रेट्स का जिक्र हम कहां करने वाले हैं? टैक्स रेट्स चैप्टर नंबर 2 में। टैक्स रिबेट्स का जिक्र हम कहां पे करेंगे? चैप्टर नंबर 9 में करेंगे। टैक्स रिबेट्स का जिक्र, टैक्स क्रेडिट्स का जिक्र। अच्छा, एंड एक कुछ टैक्स रिबेट्स हैं जो चैप्टर 15 में हम डिस्कस करेंगे। टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, हर रिस्पेक्टिव हेड की उसके हेड ऑफ इनकम से रिलेटेड रिस्पेक्टिव चैप्टर्स में डिस्कस होती जाएंगी बातें। और ये लास्ट पे हमारा टैक्स पेएबल विद रिटर्न ऑफ इनकम हमारी बाद में
बैलेंसिंग फिगर बन जाएगी। तो ये मैंने आपके सामने चैप्टर्स का प्लान भी लिख दिया। क्लियर हो गया? प्लान आपके सामने मौजूद। अब हमें फर्दर किस हेड से स्टार्ट करना है? फर्स्ट वन सैलरी इनकम से। एक्सीलेंट। हमें किस से स्टार्ट करना है? सैलरी इनकम से। करे जी बात का आगाज। सैलरी इनकम। अच्छा, सैलरी इनकम को स्टार्ट करने से पहले एक बात जरा अच्छे तरीके से समझनी है। एक कॉन्सेप्ट होगा जिसे हम कहते हैं बेसिस ऑफ चार्जेबिलिटी। किसी भी हेड को हम अगर पढ़ेंगे तो उस हेड को टैक्सेबल किस बेसिस पे करना है? नॉर्मली दो बेसिस होंगे। फर्स्ट वन रिसीट बेसिस और सेकेंड वन अक्रूवल। अकाउंटिंग में याद है ना, आप ये दोनों कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। अच्छा, अब रिसीट से क्या मुराद होगा वो तो मतलब हम पढ़ लेंगे अभी सैलरी में, बट अभी सिर्फ इसकी एप्लीकेशन जरा देखिएगा। रिसीट के केस में हम एक्सपेंस कब रिकॉर्ड करते हैं और इनकम या रेवेन्यू कब रिकॉर्ड करते हैं? अगेन अक्रूवल के केस में हम एक्सपेंस कब रिकॉर्ड करते हैं और अक्रूवल में हम रेवेन्यू इनकम को कब रिकॉर्ड करते हैं? जी बच्चे, रिसीट के केस में हम एक्सपेंस रिकॉर्ड तब करते हैं व्हेन पेड एक्चुअली, जब हकीकत में हम इसकी पेमेंट कर दें। एक्सपेंसेस आर रिकॉग्नाइज्ड इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स व्हेन इट इज पेड। जब इसकी पेमेंट होगी तभी एक्सपेंस रिकॉर्ड होगा, उससे पहले ये एक्सपेंस रिकॉर्ड। जैसे फॉर एग्जांपल बिजली का बिल है, बिजली का बिल आ गया, आपने जब तक पे नहीं किया आप एक्सपेंस रिकॉर्ड नहीं करेंगे। कब आपको पेमेंट करनी होगी? जो ड्यू डेट है या जब भी आप पेमेंट करें। जब आप पेमेंट कर लेंगे तब आप अपना एक्सपेंस भी रिकॉर्ड कर लीजिएगा। अच्छा, रेवेन्यू व्हेन एक्चुअली रिसीव, जब आपको एक्चुअली पैसे क्या हो जाएंगे? मिल जाएंगे, तब आप क्या रिकॉर्ड कर लेंगे? इनकम, रेवेन्यू रिकॉर्ड कर लेंगे। उससे पहले आप रेवेन्यू रिकॉर्ड नहीं कर सकते। मेथड कौन सा है? रिसीट, या जिसे पेमेंट भी कहते हैं। अच्छा, ऑन द अदर एंड अक्रूवल क्या कहता है? अक्रूवल कहता है व्हेन incurred, whether paid in cash or not। कहता है जब भी एक्सपेंस इंकर हो जाए आपका एक्सपेंस रिकॉर्ड होगा, चाहे आपने उसके बदले में कैश पे किया या नहीं किया। When incurred, whether paid in cash or not। अच्छा, रेवेन्यू when realized, whether received in cash or not। ये भी समझ में आ गई। इनकम हमने अक्रूवल में कब रिकॉर्ड करनी है? जब वो हमारी क्या हो जाए? रियलाइज हो जाए। क्या हो जाए? रियलाइज हो जाए। जैसे फॉर एग्जांपल
उधार पे सामान आपने बेच दिया, तो बताएं इनकम रियलाइज हो गई? हो गई। अच्छा, अब दूसरी बात, क्या आप इसे अपनी इनकम बनाएंगे? अभी तक पैसे नहीं मिले जी, बिल्कुल बनाएंगे। तो फिर क्या रिकॉर्ड करेंगे? रिसीवेबल रिकॉर्ड करेंगे ना। समझ आ गई ना? रिसीवेबल डेबिट और सेल क्रेडिट। रिसीवेबल क्यों रिकॉर्ड किया? क्योंकि अभी पैसे मौसूल। अगर रसीद सिस्टम होता तो फिर उसने कहना था पैसे मिल गए, हमने कहा नहीं, तो रेवेन्यू नहीं रिकॉर्ड कर सकते हो। क्यों नहीं? जब तक पैसे नहीं मिलेंगे तब तक रेवेन्यू रिकॉर्ड नहीं होगा। फर्क समझ में आ गया? एक्सपेंस जब पेड होगा रिसीट में, अक्रूवल में जब इनकर हो गया, चाहे पे किया या नहीं पे किया। अच्छा, रसीद में रेवेन्यू तब रिकॉर्ड करना है जब रिसीव हो गए पैसे एक्चुअली, बट अक्रूवल में आपको रियलाइज हो जाए चाहे कैश मिले या ना मिले। बताएं कोई ऐसी कंफ्यूजन जो मैं आप लोगों की दूर नहीं कर पाया? मुर्तजा भाई बात क्लियर है? देखो बच्चे, मैं जरा जी बच्चे, अब इससे ऑनवर्ड ये जब हम पेड करते हैं एक्सपेंस पेड इन कैश, और इधर भी रसीद में भी हम एक्चुअली पेड कर रहे हैं, फिर ये जब अक्रूवल में एक्चुअली पेड इन कैश हम कर देते हैं, तो ये फिर रसीद नहीं बन जाते? साकिब भी है ना आपका नाम? ठीक है साकिब, मैं तो आपको बहुत समझदार इंसान समझता हूँ। आप माशाल्लाह समझदार हैं, मैंने वैसे मजाक में ये बात बोली है। देखो साकिब, हम बात ये नहीं कह रहे, देखो हम किसी दुकानदार के पास जाएं और दुकानदार से जाके कहें, बात समझ गए गौर से, दुकानदार से जाके कहें दुकानदार भैया तारीख क्या है? 25 दिसंबर। हम दुकानदार के पास गए, दुकानदार से कहा दुकानदार भैया राशन खरीदना है घर के लिए, उधार पे महीने बाद पैसे दूंगा, 25 जनवरी को आके पैसे दूंगा। 31 दिसंबर को साल खत्म हो गया। अब उसने उधार पे हमें चीजें बेच दी, हमने उधार पे सामान खरीद लिया, उसने अपनी इनकम रिकॉर्ड करनी है। क्या वो 25 दिसंबर को रिकॉर्ड करेगा या जब हम पैसे उसको 25 जनवरी को दे देंगे तब रिकॉर्ड करेगा? ये डिपेंड करता है। हम ये नहीं कह रहे कि पैसे देने ही नहीं है, ये तो हो ही नहीं सकता पॉसिबल कि किसी दुकानदार से चीजें खरीदें और उससे पूछें पैसे नहीं देंगे, दुआ करेंगे डेली, बड़ी बड़ी लंबी लंबी फर्ज नमाज के बाद, नहीं, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। देने पैसे ही अल्टीमेटली। मकसद हमारा ये है कि हमने ये जानना है कि इनकम तब रिकॉर्ड करें जब हमने चीजें बेची, या इनकम तब रिकॉर्ड करें जब हमें पैसे वसूल हुए। पैसे तो मिलने ही मिलने। आप समझ आ गई? ये रिकॉग्निशन का रेवेन्यू को रिकॉर्ड करने के लिए टाइमिंग क्या होगी हमारी, कब हम रिकॉर्ड करेंगे। बात समझ आइए? कोई मुश्किल बात तो नहीं है? जब हमने अकाउंटिंग में पढ़ा था, वहाँ पढ़ा था इनकम हो गए नॉट ऑन द बेसिस ऑफ कैश पेमेंट। हाँ, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ कैश पेमेंट हुआ, ये अप्रूवल। लेकिन इधर तो हम तो है ना वेदर पेड इन कैश और नॉट। इसका क्या मतलब हुआ? एक्सपेंस का मतलब है वेल इनकर्ड, खर्चा बन गया। जैसे फॉर एग्जांपल घर है किराए पे लिया हुआ, पूरा मंथ गुजर गया। क्या गुजर गया? पूरा मंथ गुजर गया हुआ, तो क्या रेंट ड्यू हुआ या नहीं हुआ? हो गया। अब क्या एंट्री पोस्ट करेंगे? रेंट एक्सपेंस डेबिट करेंगे और रेंट पेएबल को क्रेडिट कर देंगे। ऐसा ही करेंगे, नहीं करेंगे? अब यहां पे क्या हुआ? एक तरफ खर्चा बढ़ा, दूसरी तरफ क्या बढ़ गई? एक्सपेंस आपने रिकॉर्ड किया या नहीं किया? अब मैंने क्या बोला? इनकर्ड हो गया। इनकर्ड हो गया तो खर्चा बना लिया। क्या पेमेंट हो गई है? तो इसको बोल रहे हैं वेदर पेड, चाहे आपने पेमेंट की हुई है या नहीं की। एक तरीका कार ये हो सकता था कि रेंट खर्चा बना, रेंट एक्सपेंस रिकॉर्ड किया, साथ ही पेमेंट भी हो गई। एक तरफ इनकर्ड हुआ, साथ ही पेड भी हो गया। एक तरीका कार ये है कि इनकर हुआ लेकिन पेमेंट नहीं हुई। उसने कहा जब इनकर हो जाए, पेमेंट हो जाए, तब भी रिकॉर्ड कर देना। जब इनकर हो जाए, पेमेंट ना भी हो, तब भी रिकॉर्ड कर देना। अब बात समझ में आई? लेकिन जो एक्सपेंस हमने पेड में बात की है ना, अब अगर इसमें पेमेंट हो गई एडवांस में भी,
तब भी खर्चा रिकॉर्ड करना पड़ जाएगा आपको। इंकर तो नहीं हुआ, लेकिन क्या हो गई है, तो फिर आपको एक खर्चा रिकॉर्ड करना पड़ेगा। अब समझ आ गई, फर्क क्लियर हो गया। हाँ, यहाँ पे वेदर पेड और नॉट, ये आपको मैंने ओवरऑल स्टैंडर्ड की वर्डिंग यूज की है। वेदर पेड और नॉट का क्या मतलब, इंकर हो गया, अभी पेमेंट हुई या नहीं हुई, हाँ पेमेंट हो गई, तब भी रिकॉर्ड करना है क्योंकि इंकर्ड हुआ है। रूल तो इंकर्ड पे है, रूल पेमेंट पे नहीं है। रूल किस पे है, इंकर्ड पे। स्ट्रेस किस पे है, इंकर पे। रूल किस पे चल रहा है, इंकर्ड पे। इसी तरह से इनकम के बारे में क्या रूल है, रियलाइज्ड वाला। जब इनकम रियलाइज्ड हो जाए, चाहे आपको पैसे रिसीव हुए या पैसे रिसीव नहीं हुए। एक दुकानदार है, उसने कैश पे चीजें बेची, इनकम रिकॉर्ड करेगा, करेगा क्योंकि रियलाइज हुई, साथ ही कैश भी मिल गया। लेकिन एक दुकानदार ने चीजें बेची लेकिन उसे कैश नहीं मिला, उधार पे बेची, रियलाइज हो गई, इनकम रिकॉर्ड करेगा चाहे कैश मिले या ना मिले। तो रियलाइज हो गई, कैश मिल गई, तब भी इनकम रिकॉर्ड करेगा। रियलाइज हो गई, कैश अभी रिसीव नहीं हुआ, तब भी इनकम रिकॉर्ड करेगा। अब कोई मुश्किल बात समझ आ गई है जी। चले जी, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अच्छा जी बच्चे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सैलरी के बारे में बेसिस ऑफ चार्जेबिलिटी क्या है, सुनिएगा। सैलरी इज टैक्सेबल ऑन रिसीट बेसिस। सैलरी कैसे टैक्सेबल होगी, रिसीट बेसिस। सैलरी इज टैक्सेबल ऑन रिसीट बेसिस। अब मैं आपसे सवाल पूछूं, सैलरी कैसे टैक्सेबल है, ऑन रिसीट बेसिस, अक्रूवल पे नहीं, ऑन अक्रूवल पे नहीं। साकिब साहब अब आपने ही जवाब देना है, ठीक है। साकिब साहब मिसाल देता हूं, पेपर में सवाल आ गया, उसने कहा फॉर एग्जाम्पल एक सीए है, इसने जॉब शुरू की है 1 जुलाई 2023 को जॉब स्टार्ट की है, इसकी एम्प्लॉयमेंट शुरू हो गई है। इसको पे मिलती है नेक्स्ट फॉलोइंग 10th डे ऑफ द मंथ। क्या मतलब हुआ, अगले महीने की 10 तारीख को तनख्वाह मिलती है। ये बात समझ में आई। जुलाई की तनख्वाह कब मिलेगी, 10 अगस्त को। 10 अगस्त को, बिल्कुल ठीक। अगस्त की तनख्वाह सितंबर की। अच्छा, इसी तरह से चलते जाएं। जून 2024 की तनख्वाह कब मिलनी है, 10 जुलाई को। अच्छा, आप देखें साल कब से कब तक का है, गौर से सुनना है। 1 जुलाई 2023 खत्म कब हो रहा है बच्चे, 30 जून 2024, टैक्स ईयर 2024। अब टैक्स ईयर 2024 के अंदर हम इसकी सैलरी कितने मंथ की कंसीडर करेंगे, शाबाश, एक्सीलेंट। कितने मंथ की, 11 माह की। क्यों, 30 जून तक जो जून की सैलरी है उसको रिसीव नहीं हुई, वो तो कब होनी है, 10 जुलाई को। तो इसका मतलब है जुलाई के अंदर जब मिलेगी वो तो अगले साल मिलेगी, तो ये अगले साल काउंट फॉर होगी, इस साल में कंसीडर नहीं होगी। बात समझा पाया हूं। तो सैलरी इज टैक्सेबल ऑन रिसीट बेसिस। पेपर में सवाल आया होगा ये वाला, सैलरी इज टैक्सेबल ऑन रिसीट बेसिस। पहला पॉइंट सबको क्लियर। अच्छा जी, अब जरा बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है कि रिसीट का क्या मतलब है। पेपर में सवाल आ गया, रिसीट का क्या मतलब है। देखो, रिसीट इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस ने कैसे डिफाइन किया हुआ है रिसीट को, वो मतलब समझना। ठीक हो गया जी। ये है सेक्शन 69। पहला पॉइंट, रिसीट का मतलब है व्हेन एक्चुअली रिसीव्ड। रिसीट का क्या मतलब है, व्हेन एक्चुअली
received. Receipt का क्या मतलब हुआ? When actually received. Receipt का क्या मतलब हुआ? When actually received. कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन? सेकेंड वन, applied on behalf of the person or under any law. Applied on behalf of the person or under any law. Applied on behalf of the person or under any law. अच्छा जी, चले मैं इसका मतलब अब समझाने लगा हूं। सीए की ही मिसाल लेते हैं। सीए ने एक एबीसी कंपनी में जॉब शुरू कर दी है, एम्प्लॉयमेंट शुरू हो गई है इसकी। कंपनी ने कहा है सीए हम आपको ₹250,000 सैलरी पे किया करेंगे पर मंथ, मगर इसमें से हम 25,000 रुपया डिडक्ट कर लिया करेंगे, माइनस किया करेंगे, और ये माइनस करने के बाद हम एक फंड बनाएंगे, प्रोविडेंट फंड। क्या होता है, कैसे वर्क करता है, हमारे सिलेबस का हिस्सा है, डिटेल में बाद में पढ़ेंगे। ये पैसे हम वहां पे इन्वेस्ट कर देंगे। आपने कहा पैसे तो मेरे, उन्होंने कहा जी आप ही के हैं। हमने वहां पे इन्वेस्ट किए हैं, जब आप रिटायर हो जाएंगे सारे पैसे विड्रॉ करके आपको दे देंगे। आपको इन नटशेल कितने पैसे मिला करेंगे? 2,25,000 रुपए मिला करेंगे पर मंथ, लेकिन आपकी तनख्वाह 2,50,000 है। अब आप मुझे एक बात बताएं, आपको एक्चुअली पैसे कितने रिसीव हुए? 2,25,000, लेकिन आपकी सैलरी क्या कंसीडर हो रही है? क्या समझा जाएगा कि आपको ये पैसे रिसीव होंगे? क्योंकि आपके बिहाफ पे एक लॉ के तहत हमने किधर इन्वेस्ट कर दिए हमें। हाँ, और यही समझा गया कि पैसे आपको दिए, आपने पकड़ के इन्वेस्टमेंट कर दी, और जब इन्वेस्टमेंट मिलेगी वो आपको पैसे मिल जाएंगे वापस। अब समझ आ गई बात की? तो इसका मतलब क्या हुआ? रिसीट का क्या मतलब हुआ? अप्लाइड ऑन बिहाफ ऑफ द पर्सन अंडर एनी लॉ। क्या मतलब हुआ? अप्लाइड ऑन बिहाफ ऑफ द पर्सन अंडर एनी लॉ और एट द इंस्ट्रक्शन ऑफ द पर्सन। पर्सन की अपनी इंस्ट्रक्शन थी या अंडर एनी लॉ, तो इसको साथ एक्सटेंड भी कर सकते हैं, और एट द इंस्ट्रक्शन ऑफ द पर्सन। जी बच्चे, बात क्लियर हो गई है जी? मुझे बताएं, दोनों पॉइंट्स क्लियर हैं तो फिर आगे फर्दर मूव करेंगे। कितने 2 पॉइंट्स पढ़े? पहला पॉइंट, फर्स्ट वन, व्हेन एक्चुअली रिसीव। क्या मतलब हुआ? व्हेन एक्चुअली रिसीव, व्हेन एक्चुअली रिसीव। या सेकंड पॉइंट क्या है? अप्लाइड ऑन बिहाफ ऑफ द पर्सन और अंडर एनी लॉ और एट द इंस्ट्रक्शन ऑफ द। बिल्कुल ठीक हो गया, कोई मुश्किल बात तो नहीं है, दोनों बातें क्लियर होगी। अब बच्चे थर्ड वन पॉइंट भी समझ लीजिएगा। थर्ड वन पॉइंट, मेड अवेलेबल टू द पर्सन। क्या है जी? मेड अवेलेबल टू द पर्सन। क्या हुआ? मेड अवेलेबल टू द पर्सन। ये पर्सन के लिए अवेलेबल है। जैसे पेपर में एग्जाम में सवाल आया कि एक पर्सन है, एक पर्सन, उसके लिए ना चेक रेडी हो गया हुआ, बट अभी तक उसने चेक कलेक्ट नहीं किया। बताए क्या वो सैलरी कंसीडर होगी उसकी उस मंथ में? बिल्कुल होगी। क्यों? मेड अवेलेबल है, अवेलेबल था लेकिन उसने अभी तक खुद कलेक्ट नहीं किया, तो रिसीव
समझ आ गया, हो गया। तो बच्चे कितने पॉइंट्स हो गए? 3 पॉइंट्स रिसीट की डेफिनेशन में। पहला पॉइंट क्या है? एक्चुअली रिसीव। दूसरे नंबर पे अप्लाइड ऑन बिहाफ ऑफ द पर्सन अंडर एनी लॉ और एट द इंस्ट्रक्शन ऑफ द पर्सन। या थर्ड वन, मेड अवेलेबल टू द पर्सन। बताएं रिसीट की डेफिनेशन क्लियर? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है बच्चे? यहां तक बातें क्लियर हुई? अभी तक हमने 2 बातें पढ़ी। पहली बात, सैलरी इज टैक्सेबल ऑन। दूसरे नंबर पे रिसीट का मतलब क्या है। अब बच्चे हम डेफिनेशन पढ़ने वाले हैं सैलरी की। जी बच्चे, जी बच्चे, मेड अवेलेबल टू द पर्सन, या पर्सन के लिए अवेलेबल हो गया बट उसने अभी तक उसको कलेक्ट नहीं किया, या वो अपनी मर्जी से जानबूझ के खुद ही कह दे, वेव ऑफ कर दे कि जी मैंने नहीं लेने ये पैसे, उसको तो अवेलेबल कर दिए गए थे ना, उसने खुद नहीं लिए, फिर भी ये उसकी सैलरी का हिस्सा समझा जाएगा। ठीक हो गया जी बच्चे? तो 3 बातें होंगी। रिसीट के मतलब में पहली बात क्या थी? पहली बात ये थी कि उसको एक्चुअली पैसे रिसीव हो गए, या दूसरे नंबर पे उसके बिहाफ पे या किसी कानून के तहत किसी जगह पे इन्वेस्ट कर दिए गए, रखवा दिए गए। ये दूसरी बात हो गई। तीसरी बात हो गई, उसके लिए मुयस्सर कर दिए गए थे लेकिन उसने अभी तक खुद ही रिसीव नहीं किए, या वो रिसीव करना ही नहीं चाहता, लेकिन उसको मुयस्सर तो कर दिए गए थे ना। तो इसका मतलब है मेड अवेलेबल हुआ तो तब भी क्या समझा जाएगा? उसको रिसीव हो गए। तो तीनों बातें क्लियर? कोई कंफ्यूजन बच्चे? अब समझ आ गई बात की? जी बच्चे, सैलरी की डेफिनेशन। Salary means any amount received। अच्छा, यहीं तक रुकना है। सैलरी इज टैक्सेबल ऑन, शाबाश। अब वर्ड पढ़े, यहाँ पे क्या कहा उसने? डिफाइन कर दिया ना यहाँ पे। सैलरी मीन्स एनी अमाउंट रिसीव्ड, एनी अमाउंट रिसीव्ड। अच्छा, अब एनी अमाउंट रिसीव्ड वेदर ऑफ आ रेवेन्यू नेचर और कैपिटल नेचर, वेदर ऑफ आ रेवेन्यू नेचर और कैपिटल नेचर। चाहे वो रेवेन्यू नेचर की हो, जैसे तनख्वाह दे रहा है, ये तनख्वाह जो मिल रही है वो क्या है? रेवेन्यू नेचर। अगर एम्प्लॉयर गाड़ी दे दे तो वो क्या है? कैपिटल नेचर। एम्प्लॉयर घर दे दे, आपको पता है ना गवर्नमेंट मुलाजिमीन को क्या मिल जाते हैं? घर मिल जाते हैं, प्लॉट मिल जाते हैं, तो वो क्या हुआ? कैपिटल नेचर। तो क्या वो सैलरी का हिस्सा नहीं बनेगा? बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? तो क्या डेफिनेशन हुई? सैलरी मीन्स कौन सी डेफिनेशन है ये? इंक्लूसिव या एक्सक्लूसिव? एक्सक्लूसिव। शाबाश। कोई भी अमाउंट जो रिसीव की, चाहे वो किस नेचर की हो? रेवेन्यू नेचर की, या वो किस नेचर की हो? कैपिटल नेचर की। इंक्लूडिंग, आगे जो बात हम करने वाले हैं वो है शामिल। इसमें क्या क्या चीज शामिल है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एनी पे, वेज, remuneration, ठीक हो गया? लीव पे, बोनस, कमीशन, लीव encashment, overtime, fee, gratuity,
वर्क कंडीशन सप्लीमेंट, नागवार हालत के अंदर आपको जो काम करना पड़ता है, अनप्लीजेंट सिचुएशन के अंदर, ठीक है ना। वर्क कंडीशन वो क्या हो सकती है, अनप्लीजेंट वर्क इन्वायरमेंट में जो काम करना पड़ता है। जी बच्चे, पहला क्या सेंटेंस बोला, पे, किसी भी तरह, जैसे बेसिक पे होगी या बेसिक वेज हो गई, रिम्यूनरेशन हो गई, लीव पे, बोनस, कमीशन, लीव इनकैशमेंट, ओवर टाइम, फी, ग्रेचुटी या वर्क कंडीशन सप्लीमेंट। इसमें से कुछ बातों को हम बहुत डिटेल में अभी पढ़ेंगे भी, जैसे पे है, कोई भी बेसिक पे है, उसके बाद वेज हो गई, रिम्यूनरेशन तनख्वाह अल्टरनेटिव वर्ड है, लीव पे छुट्टियां और साथ पे भी मिल रही है, जैसे फॉर एग्जांपल बैरून मुमालिक में बाजों का टूर हो जाता है और उसमें लीव पे मिलती है। उसके अलावा बोनस मिल गया, बहुत अच्छा काम किया, आपकी परफॉर्मेंस को देखते हुए बोनस दे दिया, आपको टारगेट दिया गया था, आपने टारगेट पूरा कर दिया, बोनस मिल गया, या आपको कहा गया कि अगर आप जितने ही नंबर ऑफ यूनिट बेचोगे हर यूनिट के बदले में हम आपको कमीशन देंगे, या प्रॉफिट पे बेस करते हुए हम आपको कमीशन पे करेंगे, तो कमीशन आ गया। लीव इनकैशमेंट, छुट्टियां दी थी आपको करने के लिए, आपको अलाउ थी पूरे साल में 30 छुट्टियां करना, लेकिन कहा गया कि अगर आपने वो छुट्टियां ना की तो हर छुट्टी के बदले में हम आपको पैसे देंगे, वो है लीव इन कैश। आप अगर वो छुट्टियां नहीं करेंगे तो आप उन छुट्टियों को किस में कन्वर्ट करवा सकते हैं, कैश में, उसे कहते हैं लीव इन कैश में। ओवर टाइम वर्क करते हैं, उसके बदले में भी पैसे मिलते हैं, या ऐसे हालात के अंदर काम करना जो कि जैसे फॉर एग्जांपल मैन्युफैक्चरिंग के केस में डेंजरस वर्किंग सिचुएशन के अंदर लोग काम कर रहे होते हैं, ब्लास्ट फर्नेस भट्टी जैसे सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग के अंदर हो गया, इसी तरह से किसी केमिकल से रिलेटेड वर्क करना, जान जोखों में डाल के काम करना, तो उसके लिए कोई एडिशनल पैसे दिए जाएंगे, तो ये आ गया। और इसी तरह से ग्रेचुटी, ये रिटायरमेंट बेनिफिट हो गया, ठीक हो गया जी, या कोई और इसके अलावा फी पे कर दी जाएगी, वो हम इसमें कंसीडर करेंगे। बताइएगा यहाँ तक कोई कंफ्यूजन बचे, कोई बात ऐसी जो मैं नहीं समझा पाया हूँ, ठीक है, समझ आ गई बात। अच्छा, अब ये सब बातें फुली टैक्सेबल हैं। कैसे फुली टैक्सेबल हैं, मतलब टैक्स के केस में जब हम वर्किंग करेंगे, जैसे बेसिक पे हो गया और ये सब चीज़ें, मैं फॉर्मेट इसका नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह बनाना शुरू करूंगा, और मैं आज इंशाल्लाह पोर्टल पे इसके शॉर्ट नोट्स भी अपलोड कर दूंगा, ठीक हो गया, और आप लोगों को ग्रुप में भी शेयर कर दूँ, बिल्कुल परेशानी की बात नहीं, ग्रुप में भी आप लोगों के साथ जो तो हमारे पास है एक्सेस है वो चीज़ें मैं आपके साथ ग्रुप में भी शेयर करता चला जाऊंगा, ठीक हो गया। तो आप देखिएगा शॉर्ट नोट्स इसके बने हुए हैं, वो शॉर्ट नोट्स में क्या क्या चीज़ें हैं और उनको बहुत अच्छे तरीके से आपने तैयार करना है। चैप्टर नंबर 2 से ऑनवर्ड शॉर्ट नोट्स में आपके साथ शेयर करता चला जाऊंगा। वो जो शॉर्ट नोट्स भेजूंगा चैप्टर 2, 3 एंड 4 कंबाइंड तीनों चैप्टर्स को कवर करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है जी, करेंगे ना तैयार इंशाल्लाह। चलिए जी, अल्लाह ताला आप सब लोगों को कामयाब करेगा जी। अच्छा बच्चे, एक कॉन्सेप्ट और सुन लीजिएगा, सेंटेंस हम इसका नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। बच्चे, एक बात समझनी अच्छे तरीके से, ये है सीए, इसे मैं बोल देता हूं ये है एफसीए, एम्प्लॉय और ये है बच्चे एम्प्लॉयर। गौर कीजिएगा, तवज्जो से बात को समझिएगा। अच्छा बच्चे, इन दोनों के दरमियान का रिलेशनशिप क्या कहलाएगा, इसे हम बोलेंगे एम्प्लॉयमेंट रिलेशनशिप। क्या बोलेंगे, एम्प्लॉयमेंट रिलेशनशिप। क्या वर्ड बोला हमने,
एम्प्लॉयमेंट रिलेशनशिप। इस एम्प्लॉयमेंट रिलेशनशिप के अंदर इस एम्प्लॉय को कोई भी बेनिफिट मिले, इस एम्प्लॉयमेंट रिलेशनशिप में इस एम्प्लॉय को किसी भी तरह का कोई भी बेनिफिट मिले, कोई भी पैसे मिले, वो किस में फॉल कर जाएंगे? सैलरी में फॉल कर जाएंगे। वो क्या कंसीडर होंगे? सैलरी। अच्छा, जब हम बेनिफिट की बात करते हैं तो बेनिफिट दो तरह के होते हैं बच्चे। एक होता है बेनिफिट इन काइंड, एक बेनिफिट क्या है? इन काइंड, और दूसरा बेनिफिट कहलाता है इन कैश। जो बेनिफिट इन काइंड होगा ना, इन काइंड, और बेनिफिट है इन कैश, जो इन काइंड हो उसके लिए वर्ड बोलते हैं परक्विजिट्स। जो बेनिफिट इन काइंड होगा उसके लिए क्या वर्ड यूज करेंगे? परक्विजिट्स। और जो बेनिफिट इन कैश होगा उसके लिए क्या वर्ड बोलेंगे? अलाउंसेस। बेनिफिट इन काइंड के लिए क्या वर्ड यूज करेंगे? परक्विजिट। जैसे फॉर एग्जांपल, एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को इस्तेमाल के लिए गाड़ी दे दी, यूज के लिए। बताएं, ये बेनिफिट इन काइंड है या कैश है? इन काइंड। रहने के लिए घर दे दिया, अकोमोडेशन। बच्चे क्या है? बेनिफिट इन कैश या इन काइंड? शाबाश, बेनिफिट इन काइंड। कोई मुश्किल बात तो नहीं है, समझ में आ गई? अच्छा, अलाउंसेस क्या है? अलाउंसेस ये हैं कि उसे मेडिकल अलाउंस दे दिया। अब बताइए, तो स्पेसिफिकली आपको नाम से समझ में आ गया, उसने पैसे दे दिए कि आप अगर बीमार पड़े तो इस पैसे से अपना इलाज मुआवजा करवा लीजिएगा। रहने के लिए घर नहीं दिया, बल्कि आपको कह रहे हैं कि हर महीने मैं किराया दिया करूंगा, आप जिस मर्जी घर में रहे, मैं आपको किराया दे दिया करूंगा। आपका अपना घर भी है, मैं फिर भी किराया दिया करूंगा। बताएं क्या है? पैसे दे रहे हैं, इन काइंड तो नहीं है ना, इन कैश मिल रहे हैं, तो अलाउंस हुआ या परक्विजिट? अलाउंस हुआ। समझ आ रही है बात की? कोई मुश्किल बात तो नहीं है? चले जी, यही है। इसी तरह से आपको कन्वेंस अलाउंस प्रोवाइड कर दिया। उन्होंने कहा गाड़ी चाहे आपकी अपनी है या नहीं है, आपके घर से लेकर आपको ऑफिस आते तक जितना भी किराया लगता है, वो किराया नॉर्मली इतना पे किया जाता है, 1000 रुपीज का डेली बेसिस पे आपको किराया दिया करेंगे। आप नहीं कन्वेंस में रहे हैं, लेकिन फिर भी आपको किराया दिया जा रहा है। तो ये क्या है? ट्रेवलिंग अलाउंस। ये बेनिफिट इन काइंड नहीं है, क्या है? इन कैश। तो क्लियर हो गई बच्चे बात? तो हमने डिटेल लिस्ट पढ़नी है परक्विजिट्स की। तो अभी तक हमने दो बातें पढ़ी, एक है परक्विजिट और दूसरा अलाउंस। डेफिनेशन को हम मुकम्मल करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में, लेकिन इतनी बातें आपको उम्मीद है समझा पाया हूँ। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन? अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।